नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी है। और हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है आपका भाषा खंड, दूसरा आपका व्याकरण खंड, तीसरा आपका साहित्य खंड। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका भाषा खंड। तो भाषा खंड के अंदर हम इन सभी टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं कि हिंदी का विकास जो हुआ वो कैसे हुआ, हिंदी की जो उपभाषाएँ वो क्या रही हैं, और हिंदी राजभाषा के रूप में कैसे विकसित हुई, और हिंदी भाषा की लिपि क्या थी, हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे हुआ, और विश्व हिंदी सम्मेलन आज तक कौन कौन से हुए हैं या फिर कौन कौन से प्रस्तावित हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। तो जब मैं बात करता हूँ भाषा के बारे में, तो भाषा की जो उत्पत्ति है संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है व्यक्त करना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को या फिर अपने भावों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रख सकता है। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। इसमें आपका पहला मौखिक, जिसमें हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। दूसरा आपका लिखित, जहाँ पे हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। तीसरा होता है आपका सांकेतिक, जिसमें हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो हिंदी शब्द का जो संबंध है वो सिंध शब्द से माना जाता है। और जो संस्कृत का सिंध शब्द है वो आज की सिंधु नदी को प्रकट करता है, या फिर मैं कहूँ कि उसको इंगित करता है। और जब हम सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको सिंधी कहा गया है। और जो ईरानी लोग थे वो सा को हा प्रोनाउंस करते थे, तो उन्होंने जो नदी थी सिंधु उसको उन्होंने हिंदू प्रोनाउंस किया, क्योंकि वो सा को है प्रोनाउंस करते थे, तो सिंधी को उन्होंने हिंदी बोला। धीरे धीरे ये जो चीज़ थी आपके अधिकांश भारत के हिस्सों में फैलती गई, और जो भी सिंधु के पास रहने वाले लोग थे उनको हिंदू कहा गया। ये हिंदी की जो आदि जननी है वो आपकी संस्कृत है। और तो जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के 2 रूप हमको देखने को मिलते हैं। पहला आपका वैदिक, दूसरा आपका लौकिक। जो वैदिक संस्कृत है आपकी वो 1500 से लेकर के 1000 BC यानी ईसा पूर्व तक रही। ठीक है, इसके अंदर आपके वेद, पुराण और उपनिषद, इन सभी की जो संकलन हुआ है इन सभी का, वो इस भाषा के अंदर हुआ है। और जब मैं बात करता हूँ लौकिक संस्कृत के बारे में, तो इसका जो विकास है वो 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक हुआ है। और इसके अंदर आपके रामायण और महाभारत का जो संकलन है देखने को मिलता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पाली के बारे में, तो पाली का जो विकास है 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक हुआ है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में ही संकलित हुए हैं। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं प्राकृत के बारे में, तो इसका जो विकास है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी के बीच हुआ। तो इस भाषा के अंदर जैन धर्म के जो उपनिषद थे वो संकलित किए गए, और उसका जो प्रचार प्रसार था आपका वो भी प्राकृत भाषा के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं अपभ्रंश के बारे में, तो अपभ्रंश का जो विकास हुआ है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक हुआ है। और इस दौरान हिंदी की कई सारी बोलियां निकल के आती हैं, जिसमें आपका पहला सुरसेनी, फिर आपका अर्धमागधी, फिर आपका मागधी, फिर महाराष्ट्री, पैसाची और ब्रांचड़। ये सभी जो बोलियां हैं हिंदी की अपभ्रंश के दौरान निकल कर के आई। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश की पहली बोली सुरसेनी के बारे में, तो सुरसेनी आपकी मथुरा से बिलोंग करती है। और जब मैं बात करता हूँ अर्धमागधी, तो ये पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से बिलोंग करती है। और नेक्स्ट जब मैं बात करता हूँ मागधी के बारे में, तो ये आपका मुख्यतः पटना और जो औरंगाबाद जो ज़िला है उसको डिनोट करती है। और जब मैं बात करता हूँ महाराष्ट्री के बारे में, तो वो जो आज का महाराष्ट्र का जो रीजन है उसको बिलोंग करती है। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पैसाची के बारे में, तो ये आज का जो पंजाब है उसके लिए बिलोंग करती है। और अगली है आपकी ब्रांचड़, जो कि आज की जो हिमाचल और उत्तराखंड
उसको बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बोली, विभाषा और भाषा। तो जब हम बात करते हैं बोली के बारे में, तो बोली मुख्य रूप से एक बोलचाल की भाषा है और इसकी एक विशेषता यह होती है कि जैसे जैसे हम कुछ दूरी चलते हैं तो इसके रूप में भी परिवर्तन होने लगता है और इसका जो संबंध होता है वो किसी गांव या फिर किसी एक प्रांत तक ही सीमित रहता है और इसके अंदर किसी भी साहित्य की जो रचना है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो इसकी कोई व्याकरण होती है और ना ही इसकी कोई लिपि। और जब हम बात करते हैं विभाषा के बारे में, तो विभाषा बोली का एक विस्तृत रूप होता है और इसके अंदर जो बोली थी आपकी वो एक प्रांत तक सीमित थी, मान के चलते हैं। तो विभाषा आपकी 1 से 2 प्रांत या 3 प्रांत तक फैल गई होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि बोली के अंदर कोई भी साहित्य का जो लेखन है वो नहीं हो सकता, जबकि विभाषा में कहीं ना कहीं आप साहित्य का जो लेखन है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ लिपियाँ और व्याकरण के तौर पे इसके कुछ नियम बनाए जा चुके होते हैं। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं भाषा के बारे में, तो भाषा विभाषा का ही विकसित रूप होता है। भाषा का जो विस्तार होता है वो विभाषा की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होता है और तो भाषा की जो लिपि है वो बन चुकी होती है और व्याकरण के तौर पे जितनी भी इसमें त्रुटियां थी उसको भी सही कर दिया गया होता है। तो इसमें साहित्य की जो रचनाएं हैं वो आपकी हो सकती है। देखिए, आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम पहले जान लेते हैं कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर है कि बोली एक कुछ क्षेत्र तक ही सीमित होती है। मान के चलिए मैं राज्य की बात करता हूँ, बोली एक राज्य के ज़िले के तक सीमित है, तो जो भाषा है वो आपके पूरे राज्य में फैली होती है। ये कंपेयरिंग के लिए बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से भाषा का जो निम्नतम रूप है वो आपकी बोली हो जाती है। और दूसरा इसमें अंतर ये होता है कि बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जबकि भाषा क्षेत्र से कहीं बढ़कर बोली जा रही होती है और इसका जो विकास है हो चुका होता है, अर्थात ये पूर्णतः विकसित होती है। और तीसरा पॉइंट है कि एक भाषा के अंदर एक से ज़्यादा बोलियां पाई जा सकती हैं, परंतु जब हम बोली की बात करते हैं तो बोली के अंदर एक से ज़्यादा भाषाएं नहीं पाई जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि बोली के अंदर किसी भी साहित्य की जो रचना है वो नहीं की जा सकती, परंतु भाषा के अंदर किसी भी साहित्य की रचना की जा सकती है। तो ये जो डिफरेंस थे आपके बोली और भाषा के थे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि भाषा और विभाषा में जो अंतर है वो क्या है, तो इसमें सबसे पहला अंतर ये होता है कि भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, जबकि जो विभाषा का जो क्षेत्र होता है उससे कहीं सीमित होता है। दूसरा अंतर ये है कि जो भाषा होती है वो बोली का पूर्णतः विकसित रूप होता है और जो विभाषा होती है वो अर्ध विकसित होती है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ विकास करना होता है। अभी जब हम बात करते हैं साहित्य के बारे में, तो भाषा के अंदर साहित्य ऑफकोर्स लिखे जा सकते हैं, बट जब हम विभाषा की बात करते हैं, विभाषा के अंदर भी साहित्य लिखे जा सकते हैं, बट इसका जो महत्व होगा वो भाषा के अपेक्षा कहीं कम होता है। और नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि भाषा के अंदर किसी भी राज्य के राज्य कार्य किए जा सकते हैं, बट विभाषा के अंदर केवल साहित्य और बोलचाल तक ही इसका जो प्रयोग है सीमित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि राज्य भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। राजभाषा वो होती है जिसके अंदर किसी एक राज्य के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। ये एकदम सिंपल जो डेफिनेशन है आपकी। और जब मैं बात करता हूँ राज्य भाषा के बारे में, तो राज्य भाषा वो होती है जो कि किसी राज्य की जनसंख्या के अधिकांश भाग द्वारा बोली जाती हो और समझी जाती हो। तो उस केस में राष्ट्रपति जनसंख्या की मांग के आधार पे उसको राज्य भाषा का दर्जा दे सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में, तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो कि किसी एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और अधिकांश जो उस देश के नागरिक हैं उसके द्वारा बोली जाए और समझी जाए। साथ ही साथ जो अन्य भाषा हैं
उनके बीच में वो संबंध स्थापित भी करती है, तो वो उस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं मातृभाषा के बारे में, तो मातृभाषा वो होती है जो जन्म लेने के बाद मानव पहली भाषा सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। इसमें मुख्यतः जो बोलियां होती हैं वही शामिल होती हैं इसमें। तो हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर है कि राष्ट्रभाषा का उपयोग आम जनता करती है, पर जो राजभाषा होती है उसका उपयोग मुख्यतः सरकारी जो दफ्तर होते हैं उसमें किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि राष्ट्रभाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो मुख्यतः वो होते हैं जो कि हम आम बोलचाल में प्रयोग कर रहे होते हैं, जबकि राजभाषा में जो शब्द होते हैं वो सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो आम जनता से संबंधित होती है, तो इसमें सरलता काफ़ी होती है। जब हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में, तो राजभाषा सरकारी कामकाज से संबंधित होती है और इसमें सरलता नहीं होती इतनी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका वो ये है कि राष्ट्रभाषा का उपयोग जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो राज्यभाषा का जो उपयोग क्षेत्र होता है वो मुख्यतः सरकारी कामकाज ही होते हैं। और जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो राष्ट्रभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जबकि जो राजभाषा होती है आपकी वो सरकारी कामकाज की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये थे आपके टॉपिक आज के लिए, और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें अगर आपने वीडियो एकदम ध्यान से सुना है और देखा है तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बत। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखो दोनों क्वेश्चन सेम है आपके, बट एग्जामिनर कैसे आपको घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बताइए इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है। भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी सांकेतिक, या ऑप्शन डी मौखिक एवं सांकेतिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकती? विभाषा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मानक भाषा, ऑप्शन सी बोली, ऑप्शन डी भाषा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी लौकिक संस्कृत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए अपभ्रंश। अपभ्रंश से जो हमारी आधुनिक आर्य भाषा हैं उसका विकास हुआ है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक से, पाली से, या वैदिक से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका सुरसेनी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी महाराष्ट्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ए। देखिए यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन है ना आपके, वो आपको लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, बट कैसे एग्जामिनर आपको घुमाता है वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो इसमें ऑप्शन आपका बोली, विभाषा, मानक भाषा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बोली, विभाषा, मानक भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि यहाँ पे दिए हुए जो ऑप्शन हैं उसके हिसाब से भाषा का जो विकास हुआ, पहले बोली आई, फिर विभाषा, फिर भाषा। तो इस हिसाब से ये जो बोली है इसकी सबसे छोटी इकाई है। और जब बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। अगर ये वाला नहीं होता तो ये जो क्वेश्चन था आपका गलत हो जाता, क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है वर्ण, या फिर मैं कहूँ ध्वनि। तो इस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का आंसर है वो आपका डी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। और जब हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो तो आंसर आपका डी हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो अप्रोच है हमारी वो ये रहने वाली है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से कराए जाएँ कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आज का वीडियो इतना ही था बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।